हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बताइए एक बार, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग क्लास की शुरुआत करें? गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं 3D की। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं था। शुरुआत कल भी यहीं था, परसों भी यहीं था, मैं कहीं नहीं गया। बस कुछ कभी कभार जैसे बारिश तेज हो जाती है तो पता नहीं क्या होता है, नेटवर्क में छोटा मोटा थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है, जिसके कारण क्लास फिर स्मूथ नहीं चल पाती। जैसे कल मैं आया तो क्लास स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को, हम लोग 3D की शुरुआत कर रहे हैं और 3D में सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं प्रिज्म के बारे में। ये जो दो टॉपिक थे, प्रिज्म और पिरामिड, इसकी शुरुआत हुई थी अपने पास 2012 मेंस में, 2011 मेंस में। 2011 मेंस से पहले ये दो टॉपिक, एक तो प्रिज्म और एक पिरामिड, ये दोनों टॉपिक ही नहीं आते थे। आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। सब कुछ एकदम ठीक है तो ठीक है, मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। बातें अब हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रिज्म या पिरामिड के बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर एक बेस हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर अगर एक बेस हो और बाकी की सभी फलक या फेस जो हैं वो अगर रेक्टेंगल जैसे हों, अगर अपने पास सभी और सभी अपने पास ऐसा है कि अपने पास इसका एक तो नीचे बेस होगा, एक ऊपर बेस होगा। हो सकता है वो रेक्टेंगुलर हो सकता है वो ट्रायंगुलर हो, कैसा भी हो सकता है। एक नीचे बेस होगा और एक ऊपर बेस होगा। बाकी के सारे फेस अगर रेक्टेंगल जैसे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। ध्यान रखना, यहां पर ऐसा हो सकता है कि अपने पास ऐसा हो, ऊपर और नीचे एक बेस सेम होगा। हमें ये नहीं पता कि बेस क्या हो सकता है। नीचे ध्यान रखना, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक 5 भुजाओं वाली आकृति हो सकती है, 6 भुजाओं वाली आकृति हो सकती है, 7 वाली हो सकती है, 8 वाली ऑक्टागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी अपने पास कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अपने पास क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़े लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं। नीचे और ऊपर बेस सेम होगा, ध्यान रखना। ऐसा कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर बेस सेम हो और ये अपने पास नीचे और ऊपर बेस सेम हो और बाकी के फलक या फेस अगर रेक्टेंगल जैसे हो, ये इसकी हाइट होगी, ये एच और एच इसकी हाइट होगी। ये अगर सभी अपने पास रेक्टेंगल जैसे हो तो इसको बोलेंगे आप लोग प्रिज्म। अब कुछ लोग घर पर बैठे बैठे क्या आप क्लास तो ठीक चल रही है क्या? आप लोगों की क्लास तो ठीक चल रही होगी। हुई थी ना आशीष? मॉर्निंग में 8 बजे वाली क्लास भी हुई थी, सारी क्लास ही हुई है। कल वाली क्लास पता नहीं, कभी कभार जब भी नेटवर्क इश्यू होगा मेरी तरफ से तब तो मैं क्लास कैसे ले पाऊंगा। अब मैं 2 3 4 दिन 5 दिन या 7 दिन में तो क्या होगा, एक नेटवर्क हम लोग और लगवा लेंगे ताकि इसमें कोई इश्यू अगर आए तो फिर दूसरे से चल जाए, क्योंकि शुरुआत में इतना पता नहीं रहता। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम आई, 2 बार प्रॉब्लम आ गई।
तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक नेटवर्क दूसरी कंपनी का और लगवा लेंगे, जिससे एक में प्रॉब्लम आए तो दूसरे में नहीं आए। तो हम लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन वो उसमें 7-8 दिन अभी लगेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सभी लोगों को मैं ये बोलूंगा कि नीचे बेस कुछ भी हो सकता है। नीचे बेस अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास ये हो एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर या एक ट्रिपेजियम, कुछ भी हो सकता है। नीचे बेस कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग इसको देखकर बोलेंगे कि सर ये तो एक क्यूब या क्यूबॉइड जैसा दिखाई दे रहा है। सर ये जो है ये एक क्यूब या क्यूबॉइड जैसा दिखाई दे रहा है, ये तो घन या घनाभ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, घन या घनाभ जो होते हैं वो एक टाइप का प्रिज्म ही होता है। जैसे मुझे बताइए, अगर मैंने आपको 2D में पढ़ाया है, स्क्वायर मैंने पढ़ाया था, लेकिन स्क्वायर है तो क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्या चतुर्भुज है? स्क्वायर है तो क्वाड्रिलेटरल ही, चतुर्भुज भी है, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ते हैं। अपने पास कोई भी रेक्टेंगल है, आयत है तो वो अपने पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, लेकिन अलग से भी पढ़ते हैं। अपने पास कोई भी ट्रेपेजियम है, हम लोग कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी रोम्बस है, उनको अलग से तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वो होता एक टाइप से क्या है, अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो ध्यान रखना, क्यूब या क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, लेकिन हम लोग उनको अलग से भी पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले इसके फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने चाहिए कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग ये बताइए कि इस वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो फेस है, ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला जो फेस है, जिसकी ये वाली साइड अगर a है और हाइट अपने पास h है, तो मैं अगर आपसे पूछूं इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो आप लोग कहोगे ये अपने पास होगा a इंटू एच। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि ये इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है, इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये एक रेक्टेंगल है, इसके फलक या फेस रेक्टेंगल जैसे होते हैं, तो ये बेस अपने पास और ये अपने पास हाइट है, तो ये अपने पास होगा बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एक और जो सामने वाला मान लो या पीछे वाला, जहां पर आपको दिखाई दे 3 फेस होंगे, इसका जो पीछे वाला या जो सामने है, ये वाला जो सामने की तरफ है इसका, जिसकी साइड अपने पास ये सी है, इसका अपने पास एरिया कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये पीछे की तरफ है, या ऐसे भी बोल सकते हो ये सामने और बाकी पीछे की तरफ है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल है तो आप कहोगे सी इंटू एच होगा। यही आकृति अगर डी तक हो, यही आकृति अगर डी तक हो, 4 हो नीचे बेस, अगर 4 हो, जैसे ए बी सी और डी, जैसे ये होता ए बी सी और डी, तो अपने पास 4 अगर फेस होते इसके, तो डी इंटू एच तक होता। अगर अपने पास 5 फेस होते तो ई इंटू एच होता। कितने भी फेस हो सकते हैं वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये अपने पास एच कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। यहां पर ध्यान रखना, डी तक अगर होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ई तक होता तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा, f तक अगर होता तो f तक हो जाता। इस चीज को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है, तो इस चीज को आधार का परिमाप बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। जो बाहर की तरफ जो होता है उस चीज को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हम लोग कर्व अपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, नाम होता है ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र नहीं बोलते, ध्यान रखना, ये होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ये अपने पास है। आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास बेस, ध्यान रखना, मैं ये आधार का परिमाप क्यों लिख रहा हूं, आधार का परिमाप इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां क्या आधार आने वाला है। अगर मुझे पता होता रेक्टेंगल आएगा तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू एल प्लस बी। अगर मुझे पहले से पता हो स्क्वायर आएगा तो मैं लिख दूंगा 4 इंटू साइड। मुझे पता हो कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा तो 3 इंटू साइड।
स्केलन ट्रायंगल आएगा तो a+b+c कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना मुझे नहीं पता और 2D में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 2 डायमेंशन इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी है ताकि आधार जो भी आए उसका परिमाप आप लोग लिख सको। यहां पर अपने पास अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा जो फॉर्मूला है इसका होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पास जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा LS से +2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ध्यान रखना एरिया ऑफ बेस होता है 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि एक बेस इसके नीचे की तरफ होगा हमेशा, एक बेस ऊपर की तरफ होगा। तो जो बाहर वाले फेसेस हैं जिनको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, उसमें अगर नीचे वाले का और ऊपर वाले बेस का एरिया अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अपने पास ये बनता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आकृति, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम आएगा, सॉरी, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। वॉल्यूम का या आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कोई सी भी आकृति हो, अगर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। मैं बार बार आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना हमें नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है, हमें नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। अगर बेस स्क्वायर हो तो यहां पर साइड का स्क्वायर, बेस रेक्टेंगल हो तो L इंटू बी, बेस राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कुछ भी आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। और अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ये लाइन, कि जब भी नीचे और ऊपर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि कभी भी अजीब आकृति का वॉल्यूम बनेगा ना, जैसे अपने पास ये आ गया कि ऐसे घर होते हैं जिसके आगे से तो हाइट कम होती है और पीछे से हाइट ज्यादा होती है, पीछे से हाइट ऐसे ज्यादा होती है, ऐसे घर बने हुए रहते हैं, ये वाला, इसका वॉल्यूम हम लोगों से पूछ लेगा। तो हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे स्विमिंग पूल है, एक तरफ से कम गहरा है, एक तरफ से ज्यादा गहरा है, इनके आप लोग वॉल्यूम बनाने का तरीका या कॉन्सेप्ट यही होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये अपने पास स्विमिंग पूल एक तरफ से कम गहरा, धीरे धीरे गहराई बढ़ती रहती है, तो इनके वॉल्यूम आप लोग कैसे लिखोगे वो आप लोगों को समझ में आएगा, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, बाद में समझाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना क्यूब नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शुरुआत करते हैं। 2 पॉइंट एक तो अपने पास 2011 मेंस में ऐड हुए थे, ये प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसके फॉर्मूले आप लोग लिख लेना, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने का नहीं होता और इसका अगर क्वेश्चन आया तो समझना कि 2 नंबर आपके पक्के हैं। प्रिज्म हमेशा ही आसान आता है, हमेशा आसान आता है, पिरामिड हमेशा आसान रहता है नहीं। तो प्रिज्म मैंने 2D में 3D में सबसे पहले पढ़ा दिया है और पिरामिड जो मैं 3D में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा वो आसान नहीं रहता, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के उसके क्वेश्चंस बनते हैं और उसके अगर बेसिक क्लियर होंगे, अगर दिमाग में आप लोग सोच पाओगे चीजें, उसकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उनके अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपके तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये अपने पास 3 फॉर्मूले थे, ये जो भी अपने पास ये है इसको LS से बोलते हैं, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया आधार का LS से प्लस 2 गुना ये, और ये आप लोग याद रखना क्योंकि फॉर्मूले सारे इसी के बने हैं, ठीक है। आशीष मीणा, पेपर कैसे एनालिसिस करना है, तो पेपर एनालिसिस का यहां तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि हम लोग लगातार ही पढ़ते हैं, बातें नहीं करेंगे। मैं कभी आता हूं यूट्यूब पर 1-2 संडे में, तो उस पर मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। पहले आप लोग देते रहो पेपर, अभी तो सिर्फ पेपर 2 और फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए समझना मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब या क्यूबॉइड के बारे में। एक तो क्यूब होगा, घन होगा, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये होते क्या हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई। अब चीजें छोटी छोटी बहुत सारे पॉइंट इसमें आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, क्यूब जो होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर बराबर हो तो अपने पास उसको बोलेंगे क्यूब। ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। ये एल है, ये बी है, ये एच है। सबसे पहले प्रिज्म मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि सारे के सारे पॉइंट उसी से बने हैं, सभी फॉर्मूले उसी से बने हैं। तो इसमें अपने पास कोई भी रूम होगा, क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का ही होता है रूम लगभग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप एक स्क्वायर है तो 4a और ऊंचाई भी a है तो ये आ गया 4a²। और इसका टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो एलएस से होता है, उसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो ये हो गया 6 × a²। या तो इसको ऐसे सोच लो, प्रिज्म से अगर रिलेट करना चाहो तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, हमेशा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार अब की बार एक स्क्वायर है, आधार एक स्क्वायर है तो उसका एरिया होगा a² और ऊंचाई भी a है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, a³। अगर आपने प्रिज्म के क्वेश्चंस, प्रिज्म का जो फॉर्मूले बने उनको ध्यान से पढ़ लिया तो आगे सारे फॉर्मूले इसी टाइप से बनते जाएंगे और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरा, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि इसके जो प्रिज्म होगा, ये जो होगा अपने पास, इसके एक जैसे स्क्वायर जैसे 4 तो दीवार होंगी, 4 तो अपने पास दीवार होंगी और ऊपर और नीचे ऐसे कितने फेस होंगे एक जैसे स्क्वायर टाइप के। एक अपने पास सामने स्क्वायर है, एक इस साइड है, एक पीछे की तरफ है, तो ये स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर मुझे बताइए यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप लोग कहोगे कि अपने पास सर ये 6 स्क्वायर लगे हुए हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया होता है a² और उसको इंटू कर देंगे 6 से। तो ध्यान रखना फॉर्मूला इसमें यही काम में आता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होगा 6 × साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³ और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए कितना होता है, वो होता है √3 × साइड। ये इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, इसके जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × आधार का परिमाप। अपने पास आधार का परिमाप होगा 2 × L + B इंटू एच। ये लो अपने पास एल एस से आ गया और एल एस से ही अपने पास इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। एल एस से अपने पास आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, थोड़ी देर पहले समझा कर आया हूं, ये भी एक टाइप का प्रिज्म ही है। मुझे आप लोग ये बताइए कि अपने पास एल एस का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में आप बोलोगे कि सर आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है। तो मुझे बताओ, बेस अगर एक रेक्टेंगल है तो आधार का परिमाप क्या बनेगा, रेक्टेंगल अगर है तो आधार का परिमाप 2 × L + B बनता है और इंटू कर देंगे अगर इसको h से तो 2 × L + B × h। ये अपने पास बन गया, क्या बन गया, इसका आधार का ये लेटरल सरफेस एरिया बन गया। और जहां पर इस चीज को, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग चारों दीवार का क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल का क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला कैसे बना, एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? पुनीत की हेल्प करो भाई, जो भी एडमिन में अभी है, जो भी प्रॉब्लम्स देख रहा है बच्चों की, आप मेरे कमेंट सुन रहे होंगे तो मैं अभी, आप हेल्प कीजिए। पुनीत की क्या हेल्प चाहिए, पुनीत सिंह बताओ भाई क्या हेल्प चाहिए आपको? और मुझे आप लोग ये बताइए, फिर मैं फॉर्मूले भी लिख दूंगा, पहले हर फॉर्मूला में बताऊंगा कि कैसे बना, ताकि आपके दिमाग में फिट हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल तो एल एस से वही होता है जो पहले हम लोग पढ़ कर आए हैं। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो एल एस से बना है, L + B × H, ये जो एल एस से बना है इसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल जोड़ोगे आप लोग, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, L × B × 2 आप लोग जोड़ोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो इंटू करोगे तो L × H + B × H, 2 कॉमन ले लिया और H का इंटू भी कर दिया प्लस L × B, तो ये अपने पास ये बन गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये आप लोगों को याद होगा।
हाँ, प्रिज्म का बेस सेम होता है, मतलब दीपांशु नीचे और ऊपर दो आकृतियां सेम होंगी, बाकी जो अपने पास बचा वो अपने पास जो फलक या फेस होते हैं वो रेक्टेंगल जैसे होती है। सेम का मतलब नीचे ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है, ट्रिपेजियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नीचे हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, प्रिज्म में नीचे कुछ भी हो सकता है। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोग समझ पाए हो क्या? या इन चीजों को, क्योंकि ये आसान रहते हैं, वैसे भी सोचकर, जरूरी नहीं कि आप लोग प्रिज्म से रिलेट करो, ये चीजें वैसे भी आसान होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल है L इंटू एच और 2 बार आएगा। साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल है B इंटू एच, इधर वाली का भी B इंटू एच और इधर वाली का भी B इंटू एच, 2 बार ये आएगा। और फर्श का क्षेत्रफल है L इंटू बी, 2 बार ये आएगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, ये फर्श का क्षेत्रफल और छत का, प्लस L इंटू एच सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल, प्लस B इंटू एच दोनों साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। ऐसे भी सोचकर आप लोग लिख सकते हो। और कभी अगर मैं L इंटू बी गायब कर दूं, फर्श का और छत का क्षेत्रफल यहां से हटा दूं, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बनता है 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। और इसको लिखने के लिए हम लोग एच कॉमन ले लेते हैं, सुंदर लिखने के लिए। एच अगर कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और इसके डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है, चलो अपने पास फॉर्मूले, उम्मीद है आप लोग याद कर पाए होंगे। वॉल्यूम कब काम में, डायगोनल कब काम में आएगा? जब अपने पास वो ये लिखेगा कि मुझे आप लोग बताइए कि लंबी से लंबी छड़ रखनी है, कोई भी लोहे की रोड रखनी है, या कोई भी सामान इसके अंदर अगर रखना है, तो वो डायगोनली हम लोग लंबी से लंबी लोहे की रोड या कुछ रखना है तो उसके डायगोनल पर हम लोग रखेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की मैं शुरुआत करता हूं। उम्मीद है फॉर्मूले आपको वैसे ही याद होंगे। थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया और मैंने ये बता दिया कि ये बनते कैसे हैं, तो ये इन चीजों से आपको फायदा मिलेगा। एग्जाम में कभी भूल भी जाते हैं तो आसानी से आप लोग लिख लोगे। प्रिज्म जो है उसको ध्यान से आप लोग पढ़ना। आइए अब मैं शुरुआत करता हूं। डायगोनल कैसे निकालें धीरज? देखो, डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा। डायगोनल आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे ये अपने पास है, तो ये अपने पास L है, ये अपने पास B है और ये अपने पास H है। ये बहुत आसान होते हैं, जो ज़्यादा ही आसान है उसको मैं नहीं बताता हूँ। ये B है, ये H है, तो इसका जो डायगोनल होगा ये H है अपने पास। तो ये यहाँ से यहाँ तक फर्श का जो डायगोनल होगा वो होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्श का जो डायगोनल होगा वो होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऊपर की तरफ अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये कोण यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। और डायगोनल आप जिस भी रूम में बैठे हो वो ये दूरी। और पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका रूट, इसका स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर H स्क्वायर, और ऐड करके रूट लेने हैं, तो ये अपने पास डायगोनल बन गया। हाँ राकेश मीणा, आपने पूछा L इंटू बी रिमूव क्यों किया? आप जिस कमरे में बैठे हो उसका L इंटू बी होता है फर्श का क्षेत्रफल, और अपने पास L इंटू बी होगा छत का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर होंगे। अगर L इंटू बी में रिमूव कर दूं दोनों जगह से, तो बचा हुआ फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ 4 वॉल। एक कमरे में क्या चीजें होती हैं? 4 तो दीवार है, एक छत है और एक फर्श है। फर्श और छत का, फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कमरे की लंबाई गुना चौड़ाई, और वही छत का होता है, जितना फर्श का है वही छत का है। दोनों को हटा दें तो एरिया ऑफ 4 वॉल बचेगा, इसलिए मैंने वो हटाया। ठीक है, आइए मैं आपको यहां से शुरुआत करता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी क्यूब अपने पास अगर है, ये रहा, जिसकी साइड ए है, देखना कोई भी अपने पास यहां पर इसकी साइड अपने पास ए है। छोटी छोटी चीजें मैं शुरुआत करता हूं अब पढ़ाने की, धीरे धीरे हम लोग आगे चलते रहते हैं। इसकी साइड अगर ए है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर हम लोग एक क्यूब यहां से काटकर बाहर निकाल दें, एक क्यूब जो है जिसको काटकर अगर हम लोग यहां से बाहर निकाल दें, मान लीजिए यहां से एक क्यूब हम लोगों ने काटा और उसको अगर बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, ये लो, जिसकी साइड अपने पास B है, B साइड का क्यूब हमने काटा और यहां से काटकर अगर बाहर निकाल दोगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा अंदर से।
ये लो, इसको काट भी दिया है और इसको हम लोगों ने बाहर भी निकाल दिया। इस क्यूब को यहां से काट कर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, यहां से इसको काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। तो बचे हुए भाग का आप लोग वॉल्यूम बताइए। तो बचे हुए भाग का अगर कभी भी वॉल्यूम हम लोगों से पूछे, क्यूब यहां से काटा और उसको काटकर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो इस कोने में एक गड्ढा बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बचे हुए भाग का अगर वॉल्यूम कभी भी पूछे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है टोटल का वॉल्यूम कितना होगा, ए का क्यूब, और उसमें से ये बाहर निकाल दो बी का क्यूब, तो ये अपने पास वॉल्यूम बन गया। और वॉल्यूम निकालना हमेशा आसान है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और एकदम कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले 4 या 5 मिनट में, और इसके 2 क्वेश्चन 100% आने हैं जब भी आप लोग मेंस देने बैठोगे। 100% 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो याद रखना, ये अपने पास वॉल्यूम निकालना आसान होता है। तो ये बन गया अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, मैं हर चीज आपको 2D से थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में रिलेट हो वो चीजें। मुझे बताओ, कोई भी अगर अपने पास रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई अपने पास 10 है और चौड़ाई अपने पास 8 है, मुझे आप लोग ये बताओ, सभी लोग ये रेक्टेंगल था, इसमें से अगर मैं 2 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर यहां से काटकर बाहर निकालूं तो एरिया घटेगा या बढ़ेगा? अगर 2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर काटकर इसमें से बाहर निकाल लूं तो एरिया घटेगा या बढ़ेगा? तो आप बोलोगे सर एरिया घटेगा, कि बचे हुए भाग का एरिया निकालना है तो टोटल का एरिया निकाल लो और उसमें से ये इसका एरिया आप लोग माइनस कर दो, तो अपने पास बचा हुआ 76 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, मैं बात कर रहा हूं इसके परिमाप की। मुझे बताओ इसका परिमाप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? हाँ, पैरेललोपाइड और रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड दोनों सेम ही होते हैं, एकदम सही बोल रहे हो आप। हाँ, 2 वोल्स काउंट करने के बाद भी अपने पास जो मैंने बताया वही बचना है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहां पर समझिए, इसका जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आप लोग बोलोगे इसका जो पेरीमीटर है, ध्यान रखना, वो इंक्रीज होगा। एरिया घटेगा लेकिन पेरीमीटर इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा देखना। हम लोग क्या करते हैं, अपने पास या तो पूरा सोल्व करो, या हमें पता है कि 2 जो कट के यहां से बाहर जाएगा, यहां पर जो 2 था वो कट के तो बाहर गया, लेकिन उसकी जगह अगर हम लोग चेक करें कि ये 2 उधर ऊपर जाकर फिट हो जाएगा, तो जो पहले का परिमाप है, पहले वाला जो परिमाप है 2 कट के बाहर गया, लेकिन उसकी जगह ये 2 तो जाकर फिट हो गया अगर हम लोग चेक करें तो, और ये 2 और 2 नया 4 अपने पास बढ़ जाएगा। तो परिमाप बढ़ेगा कितना, 2 इंटू एल प्लस बी, पहले इतना था, तो जो टोटल का परिमाप है उसमें से 2 तो कटकर बाहर गया, तो 2 कटकर बाहर गया, तो उसको तो अपने पास यहां से यहां तक देखें तो ये अपने पास इसको, तो ये 2 यहां पर बढ़ेगा, ये 2 यहां पर बढ़ेगा, तो परिमाप जो है वो इंक्रीज कितना होगा, 4 इंक्रीज होगा। या आप लोग ऐसे बोल सकते हो, जो कट के बाहर गया उसको माइनस करो। जो भी इसका पहले पेरीमीटर था, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, जो कट कर बाहर गया उसको तो माइनस कर दो। 2 ये बना नया, 2 ये बना नया, और 2 ये बना नया, 6 आप लोग ऐड कर दो, तो 2 इंटू एल प्लस बी जो पहले परिमाप था उसमें आप लोग 4 ऐड कर दोगे तो नया पेरीमीटर आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझना। मैं कॉन्सेप्ट बनवाता हूं। जो भी आकृति आपको दी हुई है उसका पहले परिमाप लिखना है, 2 इंटू एल प्लस बी। जो भी आकृति आपको दी हुई है 2 इंटू एल प्लस बी, ये लिख लो। और जो भी आपको आकृति कटकर बाहर गई है उसका आप लोग परिमाप लिख लो, 4 इंटू 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थोड़ी देर में आप लोग कंफ्यूज होना शुरू होगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से वो कुछ भी कटवाएगा। एग्जाम में एक बॉल है, उसके ऊपर से काफी सारी बॉल काटनी है, कोई भी अपने पास क्यूब है उसके अंदर से सिलेंडर काटना है, कोई भी क्यूब है उसके अंदर से हेमीस्फेयर काटना है। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। जो आकृति कटकर बाहर गई, मान लो ये 2 कटकर बाहर गया, तो अपने पास ये तो होगा माइनस, इसकी साइड होती है 4, परिमाप होता है 4 इंटू साइड, एक 4 में से एक कटकर जो बाहर निकल गई वो तो होती है माइनस, और बची कितनी 3, तो 3 इंटू साइड जो बचा हुआ है उसको हम लोग प्लस करते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी अपने पास
ये आ जाएगा सोल्व करने पर 4। नहीं समझ में आया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो यहां आओ। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो अपने पास वॉल्यूम में कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं, वॉल्यूम की कोई टेंशन नहीं है, जैसे एरिया में माइनस कर दिया ऐसे टोटल के वॉल्यूम में से जो कटकर बाहर चला जाए उसको माइनस कर देना। लेकिन अब समझने की कोशिश करना, अब आप लोग चेक करना, कभी भी अगर हमें इस बचे हुए भाग का अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आपको यह देखना है जो आकृति है उसका सरफेस एरिया कितना है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। दोनों दिमाग में होने चाहिए, लिख लो। और जो काट कर बाहर निकाल रहे हो उसका सरफेस एरिया कितना है, 6 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इस कोने से काटकर अगर आप लोग बाहर निकालोगे तो बताओ कितने फेस बाहर जाएंगे, या आप लोगों को नहीं समझ में आए कितने फेस बाहर जाएंगे तो कोने पर कितने भाग को टच कर सकते हो आप, तो 3 को टच कर सकते हो, तो 3 बाहर चले गए, 3 यहां से बाहर चले गए, टोटल 6 थे, 3 अगर बाहर चले गए वो तो बाहर गए, वो तो माइनस, लेकिन टोटल 6 होते हैं, जो गए वो तो माइनस करोगे, लेकिन जो बचे हुए हैं उसको आप लोग प्लस करोगे। तो ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहना है। अगर यहां से एक क्यूब काटकर आप लोग बाहर निकाल देते हो तो, क्योंकि नया जो क्यूब बनेगा ये, उसका एक तो फेस अपने पास ये वाला, एक फेस अपने पास ये नीचे वाला, और एक फेस ये पीछे वाला, ये 3 नए फेस बन जाएंगे, 3 गए और 3 नए फेस बन जाएंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए तो मैं एक कॉन्सेप्ट बनवा देता हूं, जो गया वो माइनस कर देते हैं और बचा हुआ हम लोग प्लस कर देते हैं। यही हमारा तरीका होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बेसिक क्लियर होगा आप डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर दोगे। अभी आपको नहीं समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए। इसके क्यूब या क्यूबॉइड का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप लोग खुद ही कर पाओगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, यहां पर मैं बोल रहा हूं कोई भी क्यूब है, क्यूब तो आपको बनाना आता ही है, कोशिश करना समझने की। मैं क्या बताना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी क्यूब में से अगर हम लोग यहां से एक साइड से, अब की बार कोने से नहीं, इस किनारे से, एक किनारे से ये हम लोग काटकर यहां से बाहर निकालिए, ये लो, इससे काटा, इसकी साइड ए थी और इसकी साइड बी है, तो वॉल्यूम ध्यान रखना, वॉल्यूम में बार बार बता रहा हूं, टोटल के वॉल्यूम में से माइनस कर लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, इस बड़े वाले की साइड लिख लो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और जो काट कर बाहर निकाला है वो दिमाग में लिख लो, ये दिमाग में रख सकते हो। अब की बार बताओ इसके कितने फेस बाहर जाएंगे, यानी कितने को आप टच कर सकते हो। तो मुझे बताइए क्या 2 को ही टच कर सकते हो क्या? किनारे से काटा तो 3 टच होंगे, यहां से कितने टच होंगे, ओनली 2 ही टच होंगे। तो 2 को काटकर बाहर निकालो तो जो बाहर निकलेगा वो तो होगा -2b स्क्वायर। लेकिन 6 था, 2 अगर माइनस होते ही अंदर 4 नए बन जाएंगे। तो आप लोगों को अंदर 4 बने, कितने बने, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, 6 थे, 2 कटकर अगर बन गए तो बचे कितने, 4, बचे हुए को आप लोग प्लस कर देना। तो नया जो होगा 6a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? कुछ लोग बहुत सारी चीजें यहां पर करेंगे, बहुत सारे, क्योंकि थोड़ी देर में अपने पास सिलेंडर भी आएगा, थोड़ी देर में हेमिस्फेयर भी हम लोग काट कर निकालेंगे, तो थोड़ी दिक्कत आती है फिर आप लोगों को, इसलिए ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है, अगला मैं बताता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता हूं और एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाता रहता हूं। इसके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे समझा दूंगा मैं यहीं पर, क्वेश्चंस तो फिर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन एक बार ये चीजें समझ लो। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से देखना, अगर मैं इस ऊपर से काटकर बाहर निकाल दूं या किसी भी फेस से, जरूरी ऊपर वाले से ही, किसी भी फेस से काटकर अगर मैं बाहर निकाल दूं, ये जिसकी साइड बी है और ये अपने पास ए है, ध्यान रखना ऊपर से या सामने से, इस साइड से, इस साइड से हम लोगों ने काटकर बाहर निकाला है। तो अब आप लोग बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा दोनों का लिख लो, इसका तो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर और इसका होता है 6 इंटू बी स्क्वायर।
अब की बार मैंने कहा कोने से काटकर इससे निकालोगे तो 3 जाएंगे, इससे आप लोग एज से यहां से काटोगे तो 2 जाएंगे। अब की बार जो बाहर जाएगा वो क्या, मुझे एक ही बाहर जाएगा क्या, तो एक बाहर जाएगा और टोटल होते हैं 6, तो बचे कितने 5, 5b स्क्वायर, तो क्या 6a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्या यही अपना आंसर होगा क्या? सभी लोग बताइए। ठीक है, टोटल अपने पास जो बाहर जाए उसको तो आप लोग माइनस कर देना, जो बचे उसको आप लोग प्लस कर देना, बस यही हिसाब किताब लगता है, याद रखना मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आए हुए भी हैं, आगे भी बनेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये एक क्यूब है, जैसे ये एक क्यूब है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ऊपर से इसकी साइड अपने पास ए है और यहां से एक हम लोग हेमीस्फेयर, अभी मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको इसके वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा। आर अगर है, ये ए है और ये अपने पास आर है, तो जो अपने पास बचे हुए भाग का वॉल्यूम अगर पूछे, वॉल्यूम कभी भी पूछे, तो जो टोटल के वॉल्यूम में से जो आकृति काट कर बाहर निकाल ली उसका वॉल्यूम आप लोग माइनस कर लेना। लेकिन अगर कभी टोटल सरफेस एरिया पूछे तो कुछ भी आ जाए, एक ही कॉन्सेप्ट बनाओ दिमाग में, ठीक है ना, एक ही चीज दिमाग में रखिए। क्या आपको दिमाग में रखना है? आपको यही चीज रखनी है कि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, और ये जो काट कर बाहर निकाल रहे हो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीजें आपको या तो पता होंगी या थोड़ी देर बाद में पढ़ा दूंगा कि इसका सरफेस एरिया ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो कटकर बाहर गया, अब की बार एक कटकर बाहर जाएगा, आधा एक सर्किल कटकर बाहर जाएगा, तो जो बाहर गया वो तो माइनस, और जो अंदर टोटल 3 होते हैं, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर है, एक पाई आर स्क्वायर बाहर गया, तो बचा कितना अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर बचा। तो ये अपने पास जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर अगर बचा तो 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। नहीं तो कुछ स्टूडेंट की नया ये बनेगा, ये अपने पास क्या होगा, कैसे होगा, कुछ लोग वैसे ही कंफ्यूज होते रहते हैं। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर बता देता हूं, फिर समझा देता हूं अच्छे से। जैसे अपने पास ये है, ये फॉर्मूले अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग कर लेंगे थोड़ी देर बाद। अगर कभी भी ऐसा है कि कोई भी स्क्वायर क्यूब है, ये अपने पास ये है, इसकी साइड तो अपने पास ए है, इसकी रेडियस आर है और हाइट मान लो एच है। वॉल्यूम पूछे तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से ये जो काट कर बाहर निकाल लिया, वॉल्यूम माइनस कर लेना, वॉल्यूम हमेशा आसान होता है। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, ठीक है जुगल बिजारनिया, मैं फिर बता रहा हूं। आपका एक ही कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को करने का। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना आपको, तो ये जो पहले इसका एरिया लिख लो 6 इंटू साइड स्क्वायर, जो कट कर बाहर जाए अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। ये जिस बच्चे को नहीं पता तो मैं थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा, ये सिलेंडर का, हेमीस्फेयर का, स्फेयर का, ये सारे मैं लिखवाऊंगा। आपको नहीं पता तो चिंता करने की जरूरत है नहीं आपको। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था, ये होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये होता है टोटल। क्यों होता है वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, अभी आप लोग सिर्फ याद कर लो कि ऐसा होता है। तो मुझे आप लोग बताओ, यहां से एक सर्किल कटकर बाहर जाएगा, एक सर्किल अगर कटकर बाहर गया इसमें से, यानी वो तो कर दो माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो एक सर्किल कटकर बाहर गया वो तो कर दिया माइनस, लेकिन बचा क्या, एक तो सर्किल बचा, 2 थे प्लस 2 पाई आर एच बचा, तो इससे एक कट गया और अपने पास बचा कितना 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं दिमाग में बिठाता हूं इन चीजों को कि एक कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल सरफेस एरिया में ये कटकर बाहर गया, तो ये कटकर बाहर गया तो क्या जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना नीचे नया बन गया है क्या, तो टोटल सरफेस एरिया में नो चेंज। नया चेंज कौन सा होगा, जो इसके बाहर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो चेंज होगा। तो 2 पाई आर एच, ये स्टेप से हम लोग बच जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर कंफ्यूज होते हो बार 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 बार, तो याद रखने का ये एक अच्छा तरीका है।
ठीक है। देखो 2D में आओ वापिस। 2D में आप लोग आइए। 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, 2D में एक स्क्वायर है और इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक सर्किल रखा। याद रखना, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल रख रहे हैं, ये लो स्क्वायर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो यहां से यहां तक ये रेडियस है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट के बीच ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। और सर्किल के सेंटर से ये एक स्क्वायर बन गया और सर्किल के सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है ना, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो इसका स्क्वायर का डायगोनल होगा, यानी कितना होगा √2r। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आपको पता होगा। सेंटर से यहां से स्क्वायर के कोने तक की एज तक की जो डिस्टेंस होगी वो √2r होगी, ये आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उस पर आइए। मैं चीजें एक दूसरे से रिलेट करता हूं ताकि याद रहे। अगर ये चीजें रिलेट नहीं भी तो बताकर तो कितना भी फास्ट निकल जाऊंगा, लेकिन बाद में याद नहीं रहेंगी। इन चीजों से आपको याद रहता है कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। देखना, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं ये याद रखना। जब अपने पास क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा ये वाली बात। आप लोग ध्यान रखना कि ये अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर अगर है, ये जो है अपने पास एक स्क्वायर है, और हाँ ना बोलना कि समझ में आया या नहीं आया। इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कभी भी एक गोला अगर रख दें, एक स्फेयर रख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ एक हम लोग स्फेयर रख रहे हैं, गोला रख रहे हैं, ध्यान रखना बॉल रख रहे हैं। 2D नहीं है 3D है। 2D में स्क्वायर के अंदर सर्किल रख रहे हैं। अब की बार 3D क्या करती है, तो 3D में हम लोग क्यूब के अंदर एक हम लोग स्फेयर रख रहे हैं, घन के अंदर एक गोला बॉल की आकृति रख रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए यहां पर कि ऐसा अगर कभी भी है, ऐसा अगर कभी भी है तो क्या अपने पास यहां से यहां तक, कोशिश करना समझने की, यहां से यहां तक की दूरी उसकी रेडियस होगी, यहां से यहां तक की दूरी उसकी रेडियस होगी, और यहां से यहां तक अपने पास ये जो छोटा सा कोने में बनेगा ये सामने की तरफ इसके मिड पॉइंट को टच करेगा। गोला ऊपर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इसको भी मिड पॉइंट को टच करेगा, लेकिन सामने की तरफ भी टच करेगा उसके मिड पॉइंट को। ये 3D का डायग्राम है, तो मिड पॉइंट को मान लो वो यहां पर टच कर रहा है ऐसे। तो ध्यान रखना ये जो छोटा सा यहां पर बनेगा वो एक स्क्वायर बन जाएगा इस कोने में। अगर मैं बात करूं कि छोटा सा ये जो बनेगा वो एक स्क्वायर बन जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये यहां पर इस चीज को अगर सही से अच्छे से आप लोग समझोगे तो इसके सेंटर से, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ये जो ब्लैक कलर का गोला इसके अंदर है, स्फेयर जो है उसकी रेडियस ऊपर टच करेगी, उसकी रेडियस यहां टच करेगी, और उसकी रेडियस सामने टच करेगी। किसी भी बॉल डाल देना, कोई भी क्यूबॉइड जैसे बॉक्स अगर आपके पास है उसमें बॉल डालना, तो बॉल ऊपर भी टच करेगी, साइड सभी पृष्ठ को टच करेगी, ऊपर भी, नीचे भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, सामने भी और पीछे की तरफ भी, सभी पृष्ठ को अगर टच करेगी तो उसके सेंटर से, गोले के सेंटर से, वो जो बॉल आपने डाली उसके सेंटर से ऊपर वाला पृष्ठ, सामने वाला और दाएं वाला, ये अगर अपने पास छोटा सा स्क्वायर बनेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस गोले के, इस स्क्वायर के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो ये होगा, ये अपने पास इसका डायगोनल होगा, और इसकी रेडियस अगर r है तो इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, √3r होगा। ध्यान रखना। ऐसे ही इसका इधर भी जो डायगोनल होगा, ये वाला यहां से यहां तक, ये भी कितना होगा, √3r, और ये √3r जो होगा ये अपने पास इसकी साइड अगर a है तो ध्यान रखना इसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, जो किसके बराबर होगा, 2√3 इंटू आर के बराबर होगा, 2√3 इंटू आर के बराबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब आपको ये पता होगा, थोड़ा सा अगर मैं रिजल्ट यहां से सही निकालूं, मतलब बढ़िया तरीके से, तो आपको पता होगा इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी साइड 2r होगी, तो इसकी साइड कितनी होगी, 2r। तो डायगोनल दो तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। डायगोनल का फॉर्मूला होता है एक तो √3 इंटू साइड,
तो साइड की जगह अपने पास r और r, तो साइड की जगह 2r करोगे तो डायगोनल जो होगा वो क्या 2√3 इंटू r हो जाएगा क्या, इसकी जगह अगर 2r रखोगे तो। या आपके पास डायगोनल निकालने का दूसरा तरीका भी है, √3r और √3r दोनों को जोड़ दोगे तो अपने पास ये कितना बन जाएगा, 2 बार 2√3r बन जाएगा। वो किधर से भी कर लेना, दोनों तरफ से सेम आना है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये साइड देकर इसकी रेडियस पूछ लेगा, रेडियस देकर इसकी साइड पूछ लेगा, वो क्वेश्चन का काम है। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटर से, ये याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना, सेंटर से अगर हम लोग यहां तक की दूरी, गोले के सेंटर से इसके कोने तक की जो दूरी, जैसे स्क्वायर में √2r होती है, 3D में वही डिस्टेंस बढ़कर कितनी हो जाती है, √3r हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो मैं समझा रहा हूं, चीजें आपके दिमाग काम कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, आप लोगों को सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना। ये अपने पास एक क्यूब है, ध्यान देना, ये अपने पास एक क्यूब है, यहां पर इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कभी भी, ये जो अपने पास है इसके अंदर की तरफ हम लोगों ने क्या किया, अब की बार 2 स्फेयर रख दिए। कितने रख दिए, 2 रख दिए। अब बताओ 3 रख सकता है, 2 रख सकता है, 4 रख सकता है, 5 रख सकता है, जितने मर्जी है उतने वो रख सकता है। तो अब अगर आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होगे, आप लोग इन चीजों को आसानी से कर लोगे अगर आपका ठीक तरीके से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, सेंटर से अपने पास इसके सेंटर से डायगोनल तक की जो दूरी है वो √3r होगी। इसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो √3r होगी। ये अपने पास r है और ये अपने पास r है। मुझसे थोड़ा सा अजीब बन गया, लेकिन ध्यान रखना ये 2√3r, 2√3 का r कहां से आया, 2 बार, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, और ये कितना है अपने पास 2r है, 2 टाइम्स r है। ये इसके विकर्ण के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डायगोनल के बराबर होता है। मैक्सिमम साइड के अगर 2 गोले कभी भी रखे तो, मैक्सिमम रेडियस के अगर 2 स्फेयर रखने हैं जो इक्वल रेडियस के हैं, दोनों की रेडियस बड़ी से बड़ी और दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो अपने पास डायगोनल पर रखने पड़ेंगे। और डायगोनल पर अगर रखने पड़ेंगे तो इसकी जो डायगोनल होगा, डायगोनल की साइड कुछ भी मान सकते हो, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, साइड ए मान चुके हो, ये इसके बराबर होगा 2√3r प्लस √2r के बराबर होगा। आगे कुछ भी a देकर r पूछ सकता है या r देकर a पूछ सकता है, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। अमित यादव अब तो समझ पाए क्या, सेंटर से, ये बात मैंने याद करवा दी है। क्या याद करवा दिया, सेंटर से इसके इस कोने तक की दूरी √3r होगी, पहले समझा कर आया हूं, ठीक है। यहां से हाँ, स्फेयर हमेशा आइडेंटिकली आएंगे, दोनों की रेडियस इक्वली आएगी। ये सेंटर से यहां तक की दूरी √3r में बता चुका हूं। बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी r और r मिलकर 2r होगी। तो इन चारों को 1 2 3 और 4 मैंने जोड़ दिए तो ये आ गया, और ये इसके बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे सही टाइप से समझ पाए हो क्या। दूसरा, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। पहला मैंने समझाया कि इसको काटते कैसे हैं। पहला मैंने आप लोगों को इसमें यह बात समझाने की कोशिश की कि इसमें से काट कर अगर कोई भी दूसरी आकृति आप लोग बाहर निकालते हो तो वो कैसे होगा। दूसरा, पहला पॉइंट मैंने ये समझाया। दूसरा पॉइंट में इसमें समझाने की कोशिश की कि इसमें कोई भी स्फेयर अगर हम लोग डाल देंगे तो उसकी रेडियस क्या हो सकती है, ये बात मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। थोड़ा मैं आगे चलता हूं। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है ये वाला। तीसरा पॉइंट, क्यूब या क्यूबॉइड में ऐसा हम लोगों से बोलता है, वो देखना, कोई भी क्यूब है, जिसकी साइड अपने पास ए है, कोई भी क्यूब है जिसकी साइड, हाँ मैं यही चाहता हूं, बिल्कुल ठीक है अद्वैत एमए,
बिल्कुल ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि आप खुद सोचना शुरू करो, क्योंकि वहां पर चाहे मैं 40,000 चीजें पढ़ा लो, नया क्वेश्चन 100% आना है। अगले 10 साल तक लगातार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन ही पढ़ाता रहूं तो भी एसएससी, रेलवे, सीडीएस का एग्जाम दोगे, हमेशा नया क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और वो आप लोग तब कर पाओगे जब नई चीजें आप खुद सोचना शुरू कर दो। और नई चीजें तभी कर पाओगे जब आप लोग, अगर ये बेसिक आप लोगों का क्लियर होगा, जब खुद सोचना शुरू करोगे। और यही मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग खुद सोचना शुरू करो चीजों को। जैसे आपके कमरे में मान लो आप जिस रूम में रह रहे हो वो क्यूब जैसा है, जिसकी साइड ए है। मान लो जिस रूम में रह रहे हो वो अपने पास क्यूब जैसा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ऐसा एक बार मान लो। और अपने रूम को देख लो चारों तरफ नजर घुमाकर। ठीक है, देख लिया होगा आपने, देख लिया क्या? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक रस्सी को इस कोने से, आप जिस रूम में रह रहे हो आप जस्ट सामने एक कोना देखो, जहां पर आप बैठे हो उसके जस्ट सामने एक कोना देखो, और उससे एक रस्सी बांधनी है। और एक रस्सी को बांधकर आपको यहां पर लाना है, एक चारों तरफ इसके एक चक्कर लगाते हुए। सिर्फ कुछ लोग तो रस्सी की लंबाई मिनिमम क्या होगी, इससे इस कोने पर लाना है, तो तुरंत वो सोचेंगे ये लो चढ़ा दो, जिस कोने कोने ऊपर ले जाओ, सबसे मिनिमम डिस्टेंस यही होगी। जिस कोने को आप नीचे से देख रहे हो उसी कोने पर ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो आप लोग जहां पर देख रहे हो वो आप लोग सोचोगे ये होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम डिस्टेंस अपने पास के लिए एक चक्कर, लेकिन कंडीशन डाल दी कि एक कंप्लीट चक्कर होना चाहिए, एक राउंड लगाना है, रस्सी से एक राउंड लगाना है। और रस्सी ब्लैक कलर की है, तो उस रस्सी की मिनिमम लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो याद रखना, कुछ लोग सोचेंगे कि रस्सी को एक कंप्लीट वो लगवाना है चक्कर, तो मैं क्या करता हूं, यहां से चलाना शुरू करता हूं, एक चक्कर वो यहीं कटवा देता हूं और फिर ऊपर चढ़ जाती है रस्सी, ये लो। दूसरा स्टूडेंट सोचेगा मैं 20 तक यहां तक चढ़ाता हूं रस्सी को और फिर एक चक्कर यहां से लगवा देता हूं, एक रस्सी का चक्कर लगवाया और ऊपर ये लो, तो उनकी लेंथ तो बराबर ही आएगी। तीसरा स्टूडेंट सोचेगा मैं पहले ऊपर चढ़ा देता हूं और फिर एक चक्कर लगवा देता हूं, तो अपने पास, तो ध्यान रखना मिनिमम लंबाई इससे नहीं आएगी। मिनिमम लंबाई का मतलब जो अपने पास मिनिमम लेंथ है, अगर आपको ये बुक मेरी दिखाई दे रही है, अगर आप लोगों को ये नोटबुक अगर दिखाई दे रही है, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यहां से उसने चलना, मान लो ये अपने पास दो दीवार हैं, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है आपके रूम की, और सामने वाली और इधर वाली दीवार हटा दी है। फर्श और छत तो ही है, लेकिन सामने वाली दोनों दीवार आपके रूम की हटा दी है, क्योंकि नहीं तो अंदर से रूम आपको दिखाई नहीं देगा। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आप लोगों को मिनिमम डिस्टेंस अगर कभी भी पूछे, जैसे मान लो दो दीवार पर ही चलना है, चलो इसको छोड़ो, दो पर ही चलना है मान लो, जैसे अपने पास चींटी वाला क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऐसा आपका रूम है, रूम में देखो, और यहां पर आप लोगों को दो दीवार, सारे के सारे पॉइंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्यूब इतना डीप से इतना एक जगह आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कोने से, और आप लोगों को अब की बार इस कोने पर नहीं आना, इस कोने पर जाना, और मिनिमम लेंथ क्या होगी रस्सी की। तो आप लोग सोचोगे मिनिमम जो लेंथ होगी रस्सी की, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अपने पास यहां से यहां तक डायगोनल पर चला दूं मैं चींटी को, चींटी ले लो कि कोई भी चींटी है जिसको मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी अगर इस कोने से इस कोने पर पहुंचती है, तो पहली बात कुछ लोग सोचेंगे कि सर डायगोनल, तो ध्यान रखना चींटी उड़ नहीं सकती, या रस्सी अपने पास डायरेक्ट नहीं बांधनी है, या चींटी उड़ नहीं सकती ऐसा नहीं, इसके साथ साथ चलानी है। तो कुछ लोग सोचेंगे ये होना चाहिए, अगर ये अपने पास ए है तो ये होगा √2a, ये इसको 1 मानो तो ये √2 होगा, और ये अपने पास 1 होगा, तो रस्सी की लंबाई होगी √2 + 1, या चींटी के द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो √2 + 1 होगी। एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि सर जब मिनिमम ही चलवाना है तो क्या मैं ऐसे चलवा सकता हूं क्या, सामने वाली दीवार पर ऐसे जाए वो यहां तक और फिर इससे इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाए, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा हाँ, मिनिमम लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम चलना उस चींटी को। या तो चींटी वाला क्वेश्चन बनेगा कि मिनिमम चलना है, या अपने पास रस्सी का क्वेश्चन बनेगा। ऐसे दोनों क्वेश्चन सेम ही होते हैं, ये कि चींटी एक चक्कर लगाते हुए ऊपर चढ़ गई या रस्सी एक चक्कर लगाते हुए ऊपर चली गई, ऐसे क्वेश्चन दोनों सेम ही होते हैं। तो याद रखना, अब की बार इसको कितनी दीवार पर चलना है, अब की बार अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको दो दीवार पर चलना है, इस कोने से, मैं फास्ट तो नहीं हो गया ना, फटाफट बोल रहा हूं कुछ चीजें, क्योंकि आपका हो सकता है
ये बात थोड़ी थोड़ी आपको पता हो तो आपको जो कमरा है उसके सामने वाली दीवार के नीचे वाले पॉइंट से आपके पीछे वाला जो पॉइंट है, जस्ट आपके पीछे जो पॉइंट है ऊपर की तरफ, वहां पर चींटी को पहुंचना है। मतलब आपकी मान लो ये सामने वाली दीवार है और ये आपका ये कोना है दूसरा, यहां पर पहुंचना है। तो चींटी या तो डायगोनल चले और फिर ऊपर चढ़ जाए, जैसे ये रही ऑरेंज कलर की चींटी है तो ये डिस्टेंस आ गई। या दूसरा चींटी क्या है, चींटी थोड़ी सी चालाक और उसने क्या किया, यहां से उसने चलना शुरू किया और यहां से निकल गई। हो सकता है पेन आपको चलता हुआ दिखाई तो नहीं दे, लेकिन यहां से चलते हुए और वो यहां पर अगर पहुंच गई इस पॉइंट पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दीवार को, दो ही दीवार दिखाई दे रही है आपको, बफरिंग कर रहा है क्या या ठीक चलने लग गया, सही तो चल रहा है ना। तो यहां से अपने पास यहां से चलेगी इस दीवार पर और इस दीवार पर, सामने वाली दो दीवार आपके रूम की हटा दी, नहीं तो रूम अंदर से दिखाई नहीं देगा। तो मुझे आप लोग बताइए, जिन दो दीवारों पर चलना है चींटी को, उनको आप लोग पीछे की तरफ खोल दिया करो, उसका डायगोनल बना लिया करो। दो दीवार पर अगर चलना है तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे बना दिया करो, एक ये रही दीवार जिसकी साइड ए है और एक इसके सामने वाली ऐसे दीवार थी सामने, लेकिन उसको भी मैंने पीछे की तरफ खोल दिया है। ये ए होगा और ये होगा। तो चींटी ने यहां से चलना शुरू किया, तो मुझे बताइए ये तो 2a है और ये a है, तो ये वाली दूरी जो है वो क्या √5a हो गई है क्या, ये वाली जो डिस्टेंस होगी है वो कितनी होगी, √5a, या 1 मानो, अगर ये 1 मानते हो तो √5 हो जाएगा। तो √5 की वैल्यू होती है 2.23 के समथिंग और ये होता है 1.414 प्लस 1। तो इस टाइप से आंसर आएगा 2.414 और इस टाइप से आंसर आएगा 2.3 के समथिंग मान लो। तो आप लोग ये मिनिमम है तो ये आंसर ज्यादा ठीक है जब भी मिनिमम चले। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, कभी भी मिनिमम अगर बनाना है इसका मतलब डायगोनल, मिनिमम अगर कभी भी बनाना है इसका मतलब आपको कितनी दीवार पर वो चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 पर चल रहा है तो 2 का डायगोनल, 3 पर चल रहा है तो 3 का डायगोनल, 4 पर चल रहा है तो 4 का डायगोनल। मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे यहां पर आपको रस्सी को 4 दीवार पर चलना था, तो मिनिमम नाम अगर कभी भी आ जाए तो ऐसा नहीं कि नीचे से चक्कर लगाया ऊपर चढ़ गई, बीच में चक्कर लगाया ऊपर चढ़ गई, ऐसे नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कितनी दीवार पर वो चलेगी, 4 दीवार पर, तो 4 दीवार को पीछे की तरफ खोल दो, ए, दूसरी दीवार ये रही अपने पास, ऐसे थोड़ी दीवार अच्छी बनाओ, एक ये रही और एक अपने पास ये रही। ये 4 दीवार पर ऐसे चल रहा है, ए और हाइट भी ए है, तो यहां पर 4 दीवार पर अगर चलिए तो मिनिमम जो लेंथ होगी वो हम लोग ऐसे यहां से यहां तक। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। और इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास होगा 16a² प्लस a² का मतलब 17a² का मतलब √17a। रस्सी की जो लंबाई 4 दीवार पर चले तो 4, 5 दीवार पर चले तो 5, ठीक है। अभिषेक सिंह मैं आपको दिखाता हूं 12 और 13 नंबर का वीडियो, 32 मिनट के बाद नहीं चल रहा, मैं दिखवाता हूं आज, है ना। मैं आपको फिर समझाता हूं, देखना। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला बना लें, बार बार दीवार थोड़ी ना खोलोगे कि 4 बार ये 4 चक्कर लगाती या 2 चक्कर लगाए, तो 2 चक्कर लगाए तो फिर तो 8 दीवार बन जाएंगी। एक बार 4, एक बार 4, एक बार 8 दीवार वहां बैठे बैठे थोड़ी ना खोलते रहोगे। 10 चक्कर लगाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप, रस्सी की लंबाई अगर कभी भी पूछे, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, इंटू एन। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ राउंड्स, प्लस एच का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ये अपना आंसर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस है का स्क्वायर, एन यहां पर नंबर ऑफ राउंड्स है, 1 चक्कर लगाए तो 1, 2 चक्कर लगाए तो 2, 3 चक्कर लगाए तो 3, 4 चक्कर लगाए तो 4, 5 चक्कर लगाए तो 5। ये अपने पास इस टाइप से है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ये अपने पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कभी भी अपने पास एक क्यूब के पास दूसरा क्यूब अगर रख दिया जाए, एक क्यूब के पास दूसरा क्यूब अगर रख दिया जाए, कभी भी ये क्यूब है जिसकी साइड ए है, सेम साइड का दूसरा क्यूब अगर रख दिया जाए तो ये अपने पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ये अपने पास जो बन जाएगा
वो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ, तो एक का वॉल्यूम निकाल लो, इनटू कर दो 2 से, तो वॉल्यूम बन जाएगा। लेकिन कभी भी टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड बन गया है जिसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये अपने पास होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, ये होता है। तो अपने पास लंबाई जो होगी ये तो है 2a, लंबाई जो है वो अपने पास 2a है, ये अपने पास a इंटू ए प्लस a इंटू 2a, तो ये 2a स्क्वायर, तो अपने पास ये क्या बन गया 10a स्क्वायर बन गया। इसका ज्यादा ठीक जो यूज है इस चीज का वो हम लोग कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ध्यान रखना, एक फेस इसके टच हो गया तो जो टोटल सरफेस एरिया में जो फेस टच हो गया है वो नहीं लेते हैं। एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर, एक फेस का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, और दो फेस अगर टच हो गए हैं तो टच वाले फेस हम लोग नहीं लेते, ए स्क्वायर, और अपने पास हैं कितने 5 इसके बचेंगे, 5 इसके बचेंगे, तो गुना कर देंगे 10 से। ये ज्यादा ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या आपको पता होगा कि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलता है। आओ आगे चलते हैं। क्या बात समझ पाए हो क्या? 10a स्क्वायर बिल्कुल ठीक है भाई। अगला देखिए, अगर कभी भी ऐसा हो, ये मान लो नजदीक नजदीक और ज्यादा रख दे, एक अपने पास इसके इस साइड भी रख दे, एक अपने पास इसके इस साइड भी रख दे, एक अपने पास जिसकी साइड ए है, एक अपने पास ऊपर भी रख दे, एक नीचे भी रख दे, सिर्फ नीचे भी रख सकता है। जैसे सीडीएस में एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बहुत पहले, ये लो। अब बताओ कितने होंगे अगर साइड ए है तो, साइड अगर ए है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर 1, और इसके अपने पास फेस कितने बचेंगे 5 5 5 और 5 20, तो ये बचे 6 से एक टच हो गया तो 5 ही बचे, एक टच हो गया 5, एक टच हो गया 5, एक टच हो गया 5, तो 20 तो ये वे, और बीच वाले के सिर्फ कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 22a स्क्वायर ये अपना आंसर होगा। 22a स्क्वायर, क्या सभी लोग 14a स्क्वायर नहीं होगा, 22a स्क्वायर होगा, 20 भी नहीं होगा। मुबिन प्रमोद भट्ट आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, 20 नहीं होगा खान साहब। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आई होंगी चीजें। थोड़ा सा कल क्यूब और क्यूबॉइड में और समझाता हूं, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिलेंडर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।